तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था लोकस में देखा था इक्वेशन ऑफ लोकस, हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लोकस, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये पूरा एक्सरसाइज 5.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं अगला कंसेप्ट जो कि है स्ट्रेट लाइन, एक्चुअल चैप्टर के कंसेप्ट से, जिसमें सबसे पहले आता है आपने जो 9th-10th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि होता है जिसमें हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस या इस सिस्टम में क्या होता था, कोई भी एक पॉइंट गिवन हो हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x, y हो, और एक दूसरा पॉइंट है सपोज इसको हमने x1 y1 कंसिडर किया, और दूसरा एक पॉइंट मैंने x2 y2 कंसिडर किया। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है, या इन दो पॉइंट्स में से पास होने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन का हम निकाल सकते हैं इंक्लिनेशन। व्हाट इज इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एंगल। क्या होता है इंक्लिनेशन? अमाउंट ऑफ एंगल फॉर्म बाय एनी लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर्म बाय एनी लाइन और एनी लाइन और segment we can say with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म किया जाता है उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन विच इज डिनोटेड बाय थीटा। अब इंक्लिनेशन को क्या कहा जाता है, और ये जो थीटा है, इस थीटा के साथ अगर हम टैन फंक्शन ले ले तो वो बन जाता है उसका स्लोप। इंक्लिनेशन के बाद क्या आता है? स्लोप। स्लोप को भी एक और वर्ड है ग्रेडियंट। क्या वर्ड है? ग्रेडियंट। आगे जाके ये वर्ड यूज होने वाला है 12th में, आपके किसी MCQ में मिल जाएगा। सो स्लोप और ग्रेडियंट अब यहाँ पर भी मिल सकता है। स्लोप और ग्रेडियंट आर वन एंड द सेम। Tan theta is its formula. Another formula to find out slope of line, if the points on that line are x1, y1 and x2, y2, इसके अगर हमें ये निकालना है, स्लोप निकालना है विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स, तो हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप फाइंडिंग का फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है, ये इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये थीटा समझ में आना चाहिए। थीटा कौन सा होता है? थीटा इज नथिंग बट द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? किसी भी लाइन का या लाइन सेगमेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज थीटा। अब ये थीटा कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, ये एंगल यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब आप कहोगे सर फिर ये एंगल नहीं है क्या? यस, दिस इज एंगल, बट ये किस डायरेक्शन में है? ये निगेटिव डायरेक्शन की तरफ से, इसलिए इसका स्लोप क्या आएगा? ये थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम इंक्लिनेशन, स्लोप, ग्रेडियंट ये हम देख रहे हैं। इसके बाद हमें देखना है कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, जो आपने पढ़ा होगा 9th-10th स्टैंडर्ड में, कि जो स्लोप है, स्लोप का रिलेशन इफ लाइन्स आर पैरेलल एंड इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस पैरेलल या परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब 2 पैरेलल लाइंस में ड्रॉ करके देखा तो आपको एक सिस्टम में, ये एक हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने ये एक लाइन और ये दूसरी उसको पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो एक्स एक्सिस में क्या करता हूँ, अब ये जो हमारा वाई एक्सिस है ना, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, या वाई एक्सिस को मैंने यहाँ से मिटा दिया। क्या हो गया? ये मिल गया हमें पैरेलल लाइंस। ये एक्स एक्सिस मतलब इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। अगर ये थीटा है तो ये कितना आएगा? थीटा ही आएगा। अगर दोनों थीटा इक्वल है तो टैन थीटा की वैल्यू सेम एंगल के लिए, सपोज इनका एंगल जो है वो 45 डिग्री है या 30 डिग्री कुछ भी है, एक का एंगल जो है वही दूसरे का एंगल रहेगा, तो टैन 45 की वैल्यू इसके लिए अलग या इसके लिए अलग, ऐसा रहता है क्या? नहीं, मतलब दोनों का स्लोप सेम रहता है। सो स्लोप्स आर इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन्स में क्या है? स्लोप्स आर इक्वल इफ यू कंसिडर स्लोप्स एज m1 एंड m2। सो स्लोप इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m। सो स्लोप्स आर डिनोटेड बाय सपोज m1 एंड m2 ऑफ दीज 2 लाइन्स, या दो लाइन्स के स्लोप m1 m2 से
डिनोट किए गए तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन मिलता है हमें, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। अब इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है सपोज, ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए क्या कंसिडर करेंगे हम कि देखिए ये दोनों लाइन्स में एंगल है 90 डिग्री। सपोज इसको ये एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कंसिडर करता हूँ मैं, तो टैन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 0, और यहाँ पर थीटा कितना आएगा वाई एक्सिस के लिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री मतलब टैन 0 की वैल्यू कितनी होती है, टैन 0 की वैल्यू होती है 0, और टैन 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। भले इसका नॉट डिफाइंड का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर 0 ही आता है, तो ये 0 आ गया इसका आंसर, ठीक है। मतलब अगर स्लोप इसमें ये 0 आ गया और सपोज m1 इंटू m2 है ऐसा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम एक और लेते हैं, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है सपोज हमारी, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन है जिसका एंगल है 45 डिग्री और एक इसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर मतलब उसका स्लोप कितना होने वाला है, ये अगर 45 है तो ये 90 प्लस 45 मतलब इसका स्लोप हो गया, इसका इंक्लिनेशन हो गया 135 डिग्री, ठीक है। एक लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री, एक लाइन का इंक्लिनेशन 135 डिग्री। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, इस एक का स्लोप फाइंड आउट किया हमने, तो हम क्या करेंगे अब m1 फाइंड आउट करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन m2 के साथ करेंगे, tan 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, कितनी, tan 45 की जो कि होती है 1, ये 1 इंटू टैन 135 की वैल्यू, 135 को कैसे करेंगे, अलाइड एंगल फॉर्मूले 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45 करो, ठीक है। सो उसको अगर आप 180 माइनस 45 करते हो तो टैन 180 माइनस 45 इज माइनस टैन 45, दैट इज -1। सो m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1, सो 1 इंटू -1 इज -1। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर हमें इसके कैलकुलेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, नॉट डिफाइन का भी पता नहीं है और ये तो 0 ही है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, m1 इंटू m2, ये दो स्लोप का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट कितना आया हमारा -1। मीन्स इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, ये हमारा रिलेशन मिलता है। और अगर वो लाइन्स पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2, ये हमारा रिलेशन मिलता है। ये हमारे हो गए कंसेप्ट। अब इसके हिसाब से हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में कुछ टाइप्स पढ़े थे, जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है या स्लोप इंटरसेप्ट होता है या डबल इंटरसेप्ट होता है, ये ऐसे कुछ टाइप्स आपने पढ़े थे, ठीक है। अब वही टाइप्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। अब हम ये थ्योरम पढ़ेंगे, जो थ्योरम हमने अभी कंडीशन मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर लाइन से तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 आना चाहिए, ये मैंने आपको कंडीशन बताई, लेकिन वो कैसे आनी चाहिए वो अब मैं आपको उसका प्रूफ बताऊंगा। तो थ्योरम ऐसा है, नॉन वर्टिकल लाइन्स हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। नॉन वर्टिकल लाइन्स, नॉन वर्टिकल मतलब वर्टिकल मतलब होता है वाई एक्सिस वाला, जो वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है, उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं ना। तो नॉन वर्टिकल मतलब क्या, ऐसे लाइन्स जिनका इंक्लिनेशन π/2 या 90 डिग्री नहीं है। सो लेट अस अज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा बी द inclinations of lines which we have to consider। ऐसे लाइन्स जिनका जिक्र हमारा यहाँ पर है, जो परपेंडिकुलर है, वो हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा हमने उसके इंक्लिनेशंस कंसिडर कर लिए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू m1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू m2, क्योंकि m1 और m2 तो उनके स्लोप्स है, ये गिवन था हमें। तो अभी tan अल्फा इज इक्वल टू m1 है, tan बीटा इज इक्वल टू m2 है, लेकिन क्या गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। नॉन वर्टिकल लाइंस मतलब उनका जो इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन π/2 नहीं है। तो अगर वो π/2 नहीं है तो क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो π/2 से ग्रेटर भी हो सकता है, π/2 से कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतना तो आप कंफर्म कर सकते हो कि अगर ये वर्टिकल ये नहीं है कि इसका अगर हम क्या कंसिडर करें, अगर ये π/2 इसका मेजरमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा ये मेजरमेंट कंसिडर करेंगे, इसकी एडिशन। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ये इसका π/2 भी हो सकता है पॉजिटिव, या ये निगेटिव π/2 भी हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट, इट मे बी प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, क्योंकि जिस तरह से अगर ये समझो ये हमारे
अगर वर्टिकल होते थे तो वर्टिकल में इसका 90 डिग्री होता था, अगर नॉन वर्टिकल है मतलब क्या हो गया, ये नॉन वर्टिकल साइड है, करेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पर इस एंगल का और इस एंगल का क्या मीनिंग हो सकता है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये दोनों एंगल मिला के या तो 90 डिग्री बनाएंगे या तो -90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमने ये कंसिडर कर लिया, ठीक है। आप अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हो या अल्फा माइनस बीटा भी कर सकते हो, ठीक है, या अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 90 डिग्री हमने यहाँ पर कर दिया। सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 90 डिग्री है, तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, सो 90 डिग्री साइन अगर लेंगे तो साइन वो प्लस और माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन अगर कॉस लेते हैं तो कॉस लेने के बाद देखिए क्या आता है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90, मतलब क्या होता है वो प्लस 90 हो या माइनस 90 हो, इट इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। तो अभी इसका एक्सपांशन लेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या है 0। देयरफॉर ये साइन वाले टर्म्स उधर ट्रांसफ़र कर दो या तो कॉस वाले टर्म्स उधर ट्रांसफ़र कर दो, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम साइन वाले टर्म्स इधर रखते हैं, साइन ए साइन बी मतलब साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। आप इसको क्या करो, इसको डिवाइड बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कर दो, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए ये क्या बचा, साइन अपॉन कॉस दैट इज टैन अल्फा इंटू साइन अपॉन कॉस इज अगेन टैन बीटा इज इक्वल टू ये -1। सो टैन अल्फा मतलब क्या है, टैन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास है, बट टैन अल्फा इज m1 इंटू टैन बीटा इज m2 इज इक्वल टू -1। हेंस वी हैव प्रूव्ड हियर दैट स्लोप्स द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1। अगर ये m1 इंटू m2 अगर ये -1 है तो ये जो लाइन है ये कैसे परपेंडिकुलर है, और इसका वाइस वर्सा अगर m1 m2 को अगर हम टैन अल्फा टैन बीटा कंसिडर करें, इसका रिवर्स अगर ऐसे प्रूफ ले तो ये क्या हो जाता है, ये नॉन वर्टिकल साइड अगर रहेगी तो ये परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट यही आने वाला है, ये हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। लुक एट दिस द नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट थ्योरम, इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट थ्योरम बन के हमें पढ़ना है, दैट इज एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैंने क्या किया, यहाँ पर दो लाइंस कंसिडर कर लिए, दो लाइंस यहाँ पर कंसिडर किया हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन एंड ऑब्ट्यूज मतलब अदर देन एक्यूट एंगल, ठीक है। इफ़ वी कंसिडर दिस एंगल एज एक्यूट एंगल तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया ना उसमें। तो अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन में उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो पॉइंट है उस पॉइंट पे कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट अस से दैट ये जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन ने यहाँ पर अल्फ़ा और ये सेकंड लाइन ने यहाँ पर बीटा ऐसे इंक्लिनेशंस फॉर्म किए, और ये जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है दैट इज़ एंगल थीटा। अब ये थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन है, दैट रिलेशन इज़ व्हाट कि ये जो एंगल है ये थीटा इज़ नथिंग बट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। कौन सा, अगर यहाँ पर हम ए पॉइंट दे, ये बी पॉइंट है मेरा और ये सपोज सी पॉइंट है, सो ए बी सी ट्राइंगल का ये बीटा एक्सटीरियर है। अब इसका मेजरमेंट, और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया ये थीटा मतलब, ठीक है। सो ये बीटा का रिलेशन इन दोनों के साथ है, क्या रिलेशन है, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, लेकिन हमें थीटा का रिलेशन चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो इसका मेजरमेंट हमें चाहिए, जो यहाँ पर मैं एक्स लिखता हूँ, तो एक्स एंगल का मेजरमेंट कितना आ सकता है। सो देखिए इस ट्रायंगल के हिसाब से सबसे पहले हम मेजरमेंट की तरफ देखेंगे, और मेजरमेंट होने के बाद हम उसका ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर इस ट्रायंगल ए बी सी में ये थीटा कितना मेजरमेंट है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो थीटा और अल्फा और ये एक्स जो मैंने लिखा, एक्स का मेजरमेंट कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये लीनियर पेयर में है तो एक्स इज इक्वल टू आएगा पाई माइनस बीटा। अब थीटा का रिलेशन अल्फा और इस एक्स के साथ क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये रिमोट ये जो है ये ट्रायंगल के तीन एडिशन की मेजरमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमें निकालना है थीटा का रिलेशन अल्फा और इसके बीच में, ये एक्स के बीच में,
ठीक है। तो x की जगह पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ अल्फ़ा प्लस ये पाई माइनस बीटा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा प्लस पाई माइनस बीटा करेंगे, दोनों तरफ टैन लगा दो क्योंकि हमें क्या निकालना है, टैन थीटा निकालना है। सो ये हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई माइनस बीटा। अब हमारे पास टैन ए प्लस बी वाला फार्मूला है तो वो फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला है हमारे पास टैन ए प्लस बी का? टैन ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला है टैन ए प्लस टैन बी, मतलब ये हो गया टैन अल्फ़ा प्लस टैन पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन अल्फ़ा इंटू टैन पाई माइनस बीटा। बट वी नो दैट, क्या मालूम है हमें, वी नो दैट टैन ऑफ पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस टैन बीटा। ये हमने अलग एंगल फॉर्मूले में पढ़ा है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो गया, देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया ना, ये प्लस और ये माइनस दोनों मिला के माइनस हो गया, 1 माइनस, यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस टैन बीटा आ जाएगी, ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में आया तो प्लस 1 प्लस टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा। तो ये हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू के फॉर्मेट में कुछ तो भी आया। अब हमने क्या कंसिडर किया था, अल्फ़ा और बीटा क्या है, दीज आर नथिंग बट द इंक्लिनेशंस ऑफ दीज टू लाइन्स। अब ये दो लाइन का इंक्लिनेशन हमें पता है तो स्लोप हम कंसिडर कर सकते हैं इफ़ m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ दीज टू लाइन्स। अब ये दो लाइन्स का स्लोप मैंने कंसिडर किया तो m1 को क्या कंसिडर करेंगे हम, टैन अल्फ़ा, m2 को क्या कंसिडर करेंगे हम, टैन बीटा। तो टैन अल्फ़ा को m1 और टैन बीटा को m2 अगर कंसिडर करते तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, देखिए ये m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हो गया हमारे टैन थीटा की वैल्यू। और टैन थीटा मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। अगर समझो ये हमें टैन थीटा, अब ये क्या हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि m1 की वैल्यू हमेशा लार्जर हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट m1 इज़ ग्रेटर दैन m2 ऑलवेज, इट मे पॉसिबल दैट m1 इज़ लेस दैन m2। मतलब क्या हो सकता है, ये जो रेशो है ये निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है हमें, एक्यूट एंगल, इसलिए यहाँ पर हम मॉडुलस लगाते हैं ताकि बीच में का जो भी रेशो है अगर वो रेशो भी निगेटिव आ गया तो मॉडुलस के साथ वो बाहर आ जाता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर टैन थीटा इज इक्वल टू हमें एक्यूट एंगल मिल जाएगा, ठीक है। वही सेम लॉजिक अगर आपको ये एंगल के लिए भी अप्लाई करना है तो वो ऑब्टूज एंगल आ जाएगा, लेकिन ऑब्टूज एंगल कैसे करेंगे, एक्यूट फाइंड आउट करो और 180 माइनस वो एक्यूट फाइंड आउट करते ही आपको ऑब्टूज एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्योरम जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एनी टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अभी इसमें देखिए डिनोमिनेटर में कभी भी कहीं भी, अब यहाँ पर है टर्म हमारी 1 प्लस m1 इंटू m2, इफ़ दिस पर्टिकुलर टर्म, और रेशो में किसी भी डिनोमिनेटर की जो टर्म होती है कोई भी रेशो हो, जैसे a अपॉन b हो या 4 अपॉन एनीथिंग। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इज इक्वल टू 0 कर दूँ या b इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो वो रेशो कैसे बन जाता है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ये जो वैल्यू मिलती है वो नॉट डिफाइंड होती है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर भी 1 प्लस m1 इंटू m2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये नॉट डिफाइंड मतलब अगर ये 0 आ जाता है तो मतलब क्या हो जाता है, अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो देखिए यहाँ पर ये m1 इंटू m2 इज इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा, m1 इंटू m2 प्लस 1 है, ये प्लस 1 उधर चला जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये हो गया माइनस 1। सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। इससे पहले वाला थ्योरम क्या थ्योरम था वो, if the product of slope is equal to -1 then the lines are perpendicular। मीन्स क्या, अगर यहाँ पर ये 0 आ जाता है तो tan थीटा डायरेक्टली कितना मिल जाएगा आपको, 90 डिग्री, ठीक है। फिर ये m1 इंटू m2 मतलब ये लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं कब, 1 प्लस m1 इंटू m2 अगर ये टर्म 0 हो जाती है, ठीक है, इन दैट केस हमारी जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है। अदरवाइज अगर ये 0 ना हुए तो कुछ अलग अगर वैल्यूज़ हमारे मिलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसमें का कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस का थ्योरम। और ये कंसेप्ट और ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 11th में भी यूज़ होता है, ये 12th में भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है, ये परपेंडिकुलर लाइन वाला कंसेप्ट, ये सारा ये 12th में भी है हमें, तो ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा,